पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर मैं आपके लिए वियतनाम युद्ध के दौरान घटी रहस्यमयी घटनाएं लेकर आया हूं। मैं पहले ही इस सीरीज के 2 पार्ट बना चुका हूं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए पहली कहानी शुरू करते हैं। वर्ष 1968 था और मैंने स्वयं को वियतनाम युद्ध के केंद्र में फंसा हुआ पाया। एक युवा सैनिक के रूप में मैं समान रूप से भय और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। गर्मी दमनकारी थी और घना जंगल हमारे चारों ओर घिरा हुआ लग रहा था, जैसे कि प्रकृति स्वयं एक दुर्जय दुश्मन थी। हमारी यूनिट को एक दूरदराज के गांव के पास सीमा पर गश्त करने का काम सौंपा गया था और मुझे नहीं पता था कि यह काम हमें एक खौफनाक रहस्य की गहराई में ले जाएगा। वे दिन तनाव और थकावट के बवंडर थे, क्योंकि लगातार गर्मी और खतरे का लगातार खतरा हमारी नसों पर हावी था। लेकिन ये वो रातें थीं जो एक अलग तरह का डर लेकर आती थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हमें पूरी तरह निगल गया है और अजीब घटनाओं ने हमारी यूनिट को परेशान करना शुरू कर दिया है। हमारी दृष्टि के किनारे पर परछाइयां से नृत्य कर रही थीं और हवा में चल रही फुसफुसाहटें प्राचीन रहस्यों की बात करती प्रतीत हो रही थीं। एक दिन नियमित गश्त के दौरान हमारा सामना एक बुजुर्ग वियतनामी व्यक्ति से हुआ जो जंगल के बीच में अकेला खड़ा था। वह हमारी उपस्थिति से अप्रभावित लग रहा था। उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी जो समय से भी परे फैली हुई प्रतीत होती थी। वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था और उसकी आवाज में एक अजीब सी धुन थी, जैसे वह हमें जंगल के रहस्यों से आगाह करता था। परछाइयों से सावधान रहें, उन्होंने चेतावनी दी। जंगल याद है और अतीत की आत्माएं अभी भी यहां रहती हैं। उनके शब्दों से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मैंने अपने साथी सैनिकों पर असहज नजरें डाली। गश्त जारी रखने के बाद भी बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति और उसके गूढ़ शब्द लंबे समय तक हमारे साथ रहे। जैसे जैसे रातें गहरी होती गईं, भयानक घटनाएं बढ़ती गईं। फुसफुसाहट हवा में भर जाती थी, हवा में फैल जाती थी। ऐसे शब्द बोलते थे जो समझ में नहीं आते थे, फिर भी सताते थे। वे हमारे चारों ओर से आते हुए प्रतीत होते थे, मानो जंगल ही रहस्यों से भरा हुआ हो। हमारी नींद बेचैन करने लगी और छायादार आकृतियों के दर्शन हमारे सपनों में आने लगे। एक रात मैं जाग गया और देखा कि जंगल के फर्श पर चांद एक भयानक चमक बिखेर रहा है। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहटें मेरे चारों ओर एकत्रित हो रही हैं, जिससे आवाजों की एक सिम्फनी बन रही है जो मेरे दिमाग में गूंज रही है। मैंने अंधेरे में झांका और मेरा दिल लगभग रुक गया जब मैंने अपनी टॉर्च की पहुंच से कुछ दूर खड़ी एक आकृति की छाया देखी। डर के मारे मैंने देखा कि आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। उसका रूप बदल रहा था और विकृत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह उन्हीं छायाओं से बना है जो इसे घेरे हुए हैं। मैंने अपने साथियों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में फंस गई। आकृति करीब आ गई और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। भय का एक अस्पष्ट कोरस। अजीब घटनाएं बढ़ती रहीं और हमारी यूनिट इस घबराहट भरी भावना से त्रस्त थी कि हम जंगल में अकेले नहीं हैं। हमने अन्य सैनिकों से एक पलटन के बारे में कहानियां सुनी जो वर्षों पहले उसी क्षेत्र में लापता हो गई थी। उनका गायब होना रहस्य में डूबा हुआ था। उन्होंने रात के दौरान टिमटिमाती रोशनी देखने और भूतियां चीखें सुनने की बात कही और कई लोगों का मानना था कि जंगल ने उन पर दावा किया है। जिज्ञासा और बेचैनी मुझ में घर कर गई और मैंने खोई हुई पलटन के इतिहास पर शोध करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी पहेली धीरे धीरे मेरे सामने खुल रही हो। मुझे ऐसे रिकॉर्ड मिले जिनसे पता चला कि उनका अंतिम झात स्थान उसी गांव के पास था जहां हम तैनात थे। ग्रामीणों ने युद्ध के बाद से उनके समुदाय को परेशान करने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बात की और इसके लिए खोए हुए सैनिकों की बेचैन आत्माओं को जिम्मेदार ठहराया। उत्तरों के लिए बेताब मैंने उस बुजुर्ग वियतनामी व्यक्ति की तलाश की जिससे हमारा सामना हुआ था। वह अभी भी उस क्षेत्र में था और जब वह मुझसे बात कर रहा था तो उसकी आंखों में एक स्पष्ट उदासी झलक रही थी। उन्होंने खुलासा किया कि खोई हुई पलटन एक प्राचीन मंदिर को नष्ट करने के मिशन के साथ जंगल में गई थी, जिसके बारे में ग्रामीणों का मानना था कि इसमें एक दुष्ट उपस्थिति थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उन्होंने जंगल की आत्माओं को परेशान कर दिया। उनकी आत्माएं पीड़ा के शाश्वत चक्र में फंसी हुई हैं।
उन्होंने बताया कि यह मंदिर पीढ़ियों से पूजा का स्थान रहा है, जिसका प्राकृतिक दुनिया से संबंध था, जिसका युद्ध के कारण उल्लंघन हुआ था। उन्होंने मुझे उस अनुष्ठान के बारे में चेतावनी दी जो पलटन ने उनके गायब होने से पहले किया था। एक ऐसा अनुष्ठान जिसने उन्हें जंगल के अंधेरे रहस्यों से बांध दिया था। इसमें एक प्राचीन अवशेष और एक मंत्र शामिल था जिसे हवा में फुसफुसाकर सुनाया गया था। मैं जानता था कि अगर हमें भूत प्रेत को खत्म करना है तो हमें अनुष्ठान के चक्र को ही तोड़ना होगा, बूढ़े व्यक्ति के मार्गदर्शन से। मैंने अपने साथी सैनिकों को इकट्ठा किया और मंदिर के स्थान की यात्रा पर निकल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जंगल हमारे चारों ओर जीवंत हो उठे हैं। पत्तों की सरसराहट एक फुसफुसाहट के साथ हो रही थी जो भयानक और परिचित दोनों थी। जैसे ही हम उस स्थान पर पहुंचे जहां मंदिर था, हमारे ऊपर बेचैनी का भाव आ गया। यह मंदिर एक पुरानी संरचना थी जो प्रतीकों और अवशेषों से सुसज्जित थी, जो एक भूली हुई आध्यात्मिकता की बात करती थी। हवा एक प्राचीन ऊर्जा से भारी थी और फुसफुसाहट खोई हुई पलटन की पीड़ा के साथ गूंजती हुई प्रतीत होती थी। अवशेष एक वेदी के ऊपर रखा हुआ था। इसकी उपस्थिति अशुभ और आकर्षक थी। घबराहट के साथ मैंने वह मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया जो बूढ़े व्यक्ति ने मुझे सिखाया था। मेरी आवाज हवा में घुल रही थी। जैसे ही शब्द मेरे होठों से निकले, एक शक्तिशाली झोंका साफ जगह पर बह गया और अवशेष धूल में बिखरने से पहले कांपने लगे। हवा शांत हो गई और जंगल में एक भयावह सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे जंगल सांस छोड़ता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी सांस अपने साथ एक राहत का एहसास लेकर आ रही थी। फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं। उनकी जगह शांत शांति ने ले ली जो बहुत लंबे समय से अनुपस्थित थी। हम जानते थे कि खोई हुई पलटन की आत्माओं को अंततः उनकी रिहाई मिल गई थी। उनकी पीड़ा दूर हो गई थी क्योंकि निषिद्ध अनुष्ठान का चक्र टूट गया था। जैसे ही हम गांव की ओर लौटे, हमने एक बार फिर अपने आप को बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति में पाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता की गहराई थी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपने जंगल में शांति ला दी है, उसने धीरे से कहा। आत्माएं अब आराम कर सकती हैं और हम भी। हमारी यूनिट को परेशान करने वाली रहस्यमयी घटनाओं का आखिरकार अंत हो गया। युद्ध की गूंज एक प्राचीन आध्यात्मिकता की गूंज के साथ जुड़ गई थी, जिससे एक भयावह टेपेस्ट्री का निर्माण हुआ जो समय से भी आगे निकल गया। जैसे ही मैंने वियतनाम को पीछे छोड़ा, मैं अपने साथ उन प्रेतवादित रातों की यादें और यह ज्ञान ले गया कि सबसे अंधेरी जगहों में भी मुक्ति और शांति अभी भी पाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी और अब दूसरी कहानी। यह 1959 था और मैंने खुद को वियतनाम युद्ध की अराजकता में फंसा हुआ पाया। मैं गौरव के सपने देखने वाला एक युवा सैनिक था, लेकिन जैसे ही मैं साइगोन में विमान से उतरा, वास्तविकता ने जोरदार प्रहार किया। आर्द्र हवा तनाव से भरी हुई थी और शहर की सड़कें एक स्पष्ट ऊर्जा से स्पंदित थीं। हमारी इकाई एक पुरानी इमारत में तैनात थी जिसे अस्थायी बैरक में बदल दिया गया था। मुझे नहीं पता था कि यह साधारण संरचना मेरे जीवन की सबसे भयावह घटनाओं का मंच बन जाएगी। इमारत अपने आप में अतीत का अवशेष थी। इसकी धुंधली दीवारों पर समय और संघर्ष के निशान थे। हमारी खाटें तंग थीं और शहर की लगातार आवाजें टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आ रही थीं। लेकिन ये वो रातें थीं जिनमें सच्ची भयावहता होती थी, जब अंधेरा अस्पष्टीकृत घटनाओं के साथ जीवंत हो उठता था। साइगोन में रातें अराजकता की सिम्फनी थीं। दूर तक तोपखाने की गड़गड़ाहट के साथ शहर के निवासियों की चीखें भी गूंज रही थीं। लेकिन इस सब के नीचे एक सूक्ष्म, अधिक भयावह ध्वनि थी, फुसफुसाहट, जो हमारी बैरक की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। सबसे पहले मैंने उन्हें दिमाग की चाल, हमारे अस्तित्व में व्याप्त तनाव और थकावट का दुष्प्रभाव कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ती गईं, फुसफुसाहटें तेज और स्पष्ट होती गईं। उनमें ऐसे शब्द थे जो मेरी समझ से बिल्कुल परे थे। उनका अर्थ अस्पष्ट था, फिर भी बहुत परेशान करने वाला था। मेरे साथी सैनिकों ने उसी घटना के बारे में बात की। जो कुछ उन्होंने सुना था उससे उनकी आंखें नम हो गईं। यह ऐसा था जैसे कि इमारत में ही कोई रहस्य छिपा हो, अतीत की एक कहानी जो उजागर होने की मांग कर रही हो।
एक रात नींद न आने के कारण मैं हमारे बैरक के दालान में चला गया। हवा पूर्वाभास की भावना से बोझिल थी और एक अकेले बल्ब की टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। जैसे जैसे मैं चल रहा था, फुसफुसाहटें मेरे चारों ओर एकत्रित होती जा रही थीं। प्रत्येक कदम के साथ उनकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हवा ही अतीत की आवाजों से जीवंत हो उठी हो। मैं एक बंद दरवाजे के सामने रुक गया। फुसफुसाहट तेज आवाज तक पहुंच रही थी। मैं झिझक रहा था। दरवाजे की कुंडी तक पहुंचते ही मेरा हाथ कांप रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हवा का एक ठंडा झोंका मेरे पास से गुजरा। अपने साथ कई आवाजें लेकर आया जो मेरी हड्डियों में गूंजती हुई लग रही थी। कमरा खाली था, फिर भी फुसफुसाहट बहरा कर देने वाली थी। उनके शब्द निराशा का शोर थे। उत्तरों के लिए बेताब, मैंने रहस्यमय घटनाओं के सुराग के लिए इमारत की खोज शुरू कर दी। मेरी खोज मुझे बैरक के एक भूले हुए कोने तक ले गई, जहां मेरी नजर मलबे के ढेर के नीचे छिपी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। इसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और लिखावट तंग थी, फिर भी सुपाठ्य थी। डायरी एक सैनिक की थी जो युद्ध के शुरुआती दिनों में साइगॉन में तैनात था। जैसे जैसे मैंने प्रविष्टियां पढ़ी, मेरे मन में बेचैनी की भावना घर कर गई। सिपाही ने रात में फुसफुसाहट सुनने, परछाइयों के अपने आप हिलने डुलने और बढ़ते व्यामोह के बारे में लिखा जिसने उसे निगल लिया था। उन्होंने एक ऐसी उपस्थिति के बारे में बात की जो बैरक में भय पैदा करती थी, एक दुष्ट शक्ति जो सैनिकों के डर को पालती थी। डायरी में एक अनुष्ठान की ओर संकेत किया गया था जो सैनिकों ने रहस्यमयी शक्ति को प्रसन्न करने के प्रयास में किया था। जिज्ञासावश और उत्तरों के लिए बेताब, मैंने एक वृद्ध सैनिक की तलाश की जो वर्षों से बैरक में तैनात था। उन्होंने सैनिकों के एक समूह के बारे में बात की जिनका मानना था कि वे युद्ध में लाभ हासिल करने के लिए अज्ञात शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस अनुष्ठान में एक प्राचीन कलाकृति शामिल थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक सैनिक द्वारा बैरक में तस्करी कर लाया गया था, जो जादू टोने में लगा हुआ था। सैनिक रात के अंधेरे में इकट्ठे हुए थे और मंत्रों का जाप कर रहे थे जो जीवित और परे के बीच की दूरी को पाटने के लिए थे। लेकिन कुछ भयानक रूप से गलत हो गया था और कलाकृतियां एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति का पात्र बन गई थीं। इस ज्ञान से लैस होकर मैं जानता था कि भूत को खत्म करने की कुंजी द्वेषपूर्ण शक्ति का डटकर मुकाबला करने में निहित है। अपने साथी सैनिकों की मदद से हमने कलाकृतियों को इकट्ठा किया और उस कमरे में पहुंचे जहां अनुष्ठान हुआ था। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई थी और फुसफुसाहटें हमारे चारों ओर बंद होती दिख रही थीं। जैसे जैसे हमने मंत्रों का पाठ करना शुरू किया, कमरा ठंडा होता गया और परछाइयां छटपटाती और लड़खड़ाती हुई प्रतीत हुईं। कलाकृति हमारे हाथों में कांप रही थी। इसकी शक्ति एक अलौकिक शक्ति के साथ स्पंदित हो रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उनके शब्दों में पीड़ा और क्रोध की ठंडी ध्वनि थी। और फिर एक गगनभेदी गर्जना के साथ द्वेषपूर्ण शक्ति प्रकट हुई। कमरा एक दुःस्वप्न परिदृश्य में बदल गया, एक विकृत क्षेत्र जहां वास्तविकता स्वयं झुकती और विकृत होती प्रतीत होती थी। परछाइयों ने विकराल रूप धारण कर लिया और हवा द्वेष से गूंज उठी। हमें एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ाई में झोंक दिया गया था जो समझ से परे थी, एक ऐसी ताकत जो वर्षों से सैनिकों के डर और पीड़ा पर पल रही थी। हमारे हथियार इकाई के सामने बेकार थे। हमारी गोलियां उसके आकार से ऐसे गुजर रही थीं मानो वह धुएं से बनी हो। फुसफुसाहटें गगनभेदी हो गईं। उनके शब्द हमारी असहायता की याद दिलाते थे। यह ऐसा था मानो हम अस्तित्व के एक अलग स्तर पर युद्ध लड़ रहे हों, जीवित और अलौकिक के बीच की लड़ाई। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, मुझे डायरी और उस सैनिक की याद आई जिसने भूतिया घटनाओं के बारे में लिखा था। दृढ़ संकल्प की लहर के साथ मैंने इकाई की शक्ति के स्रोत कलाकृतियों पर ध्यान केंद्रित किया। ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ मैंने कलाकृति को तोड़ दिया और कमरा चकाचौंध रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हो गई तो बैरक एक बार फिर वैसी ही हो गई जैसी होनी चाहिए थी, शांत और स्थिर। फुसफुसाहट गायब हो गई थी, उसकी जगह गहरी खामोशी ने ले ली थी। दुष्ट शक्ति को भगा दिया गया था, बैरकों पर उसकी पकड़ टूट गई थी। थके हुए और हिले हुए मेरे साथी सैनिकों और मैंने अपनी इंद्रियों को संभाला, सामान्य स्थिति में लौटने के लिए आभारी थे। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा,
हम उन रहस्यमयी घटनाओं की यादें अपने साथ ले गए। जिन भयावहताओं का हमने सामना किया, वे युद्ध के मैदान से परे अलौकिक क्षेत्र में चली गईं। साइगोन की भयावहता एक अनुस्मारक थी कि संघर्ष के बीच, वास्तविक और अज्ञात के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है, और अतीत की छायाएं वर्तमान को इस तरह से छूने के लिए पहुंच सकती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, ये थीं वियतनाम युद्ध के दौरान घटी 2 घटनाएं। यदि आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद।